हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हम लास्ट वीडियो है इस टेस्ट सीरीज का, इसे हम फाइनल कर लेते हैं। इसके बाद में हम दूसरी टेस्ट सीरीज को देखेंगे, है ना। तो देखिए 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने फाइनल कर लिया था, अब हमें उसके आगे देखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 कह रहा है कि निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट टोंस, बी तमसा, सी गिरी एंड डी आसन। बात करें यहाँ पर कि कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए जो तमसा गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास गंगा से मिलती है। टोंस, गिरी, आसन यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखना है, जो ये आपकी तमसा है ये यमुना की नहीं बल्कि ये गंगा की सहायक नदी है ना। और जगह कौन सा है कि स्थान, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास गंगा से मिलती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया आंसर सही। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। कई बार क्या है कि वीडियो अपलोड कर लेती हूँ बस उसकी पीडीएफ में पीडीएफ क्रिएट नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं रहता है तो लेट हो जाता है। तो ऐसा जानबूझ के नहीं करते क्योंकि समय का अभाव रहता है। और आपको पता है शायद मैंने शेयर किया या नहीं किया मुझे याद नहीं है, मे बी कि मैंने कभी एक आध बार शेयर किया। वैसे मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती। तो जैसे आज पहला दिन नवरात्रि का था तो काफ़ी चीज़ें उसमें समय चला जाता है। पहले दिन थोड़ी तैयारी वगैरह करनी रहती है। दूसरी बात कि मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ तो कभी कभी वहाँ कुछ काम ज़्यादा रहता है, तो कई बार मुझे ये व्यस्तता के कारण ऐसा हो जाता है। तो मैं अभी ये वीडियो अपलोड करने के बाद फाइनल पूरी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। कई बार मैं ऐसा हो जाता है कि एक वीडियो की पीडीएफ रह जाती है तो फिर उसको मैं लास्ट में फाइनल में ही अपलोड कर देती हूँ। वैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं बट कई सारे लोग हैं, पता नहीं, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, कोई मुझे भी नहीं जानता, पर क्या है ऐसी पर्सनली उन्हें मतलब दिक्कत रहती है कि लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो कर दिया करो। मैं कोई बहुत बड़ी जॉब करने वाली बिजनेसमैन नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, एकदम नॉर्मल। तो आप ही लोगों से उम्मीद है अगर आप इसे लाइक नहीं करोगे और शेयर नहीं करोगे, मैं बोलती नहीं हूँ पर कई बार मुझे लगता है कि बोलना भी ज़रूरी होता है, बोलना चाहिए, है ना। तो नहीं करोगे तो फिर किसके सहारे हम रहेंगे। आप ही लोगों का तो सहारा है ना, किसका सहारा है। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो मैं पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, बाकी और दुनिया क्या करती है मैं खास नहीं उस पर ध्यान देती हूँ, देखती हूँ, बट मुझे ज़्यादा ये लगता है कि क्या करना है, कमेंट करने से बचना चाहिए। फालतू का क्या है एनर्जी वेस्ट करना, उसी एनर्जी को कहीं अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, है ना। तो वही है कि आप लोगों का सहारा है। अगर आप लोग इस तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। जो नहीं देखता तो वो तो करेगा ही नहीं। देखते हैं तो अपना मतलब आशीर्वाद समझ के दे दीजिए, प्यार सपोर्ट जो भी बोलते हैं उस तरीके से। तो एक तो पीडीएफ के लिए लेट हो गया, दूसरा क्योंकि अब मुझे लगता है मेरा अधिकार बन गया एक तरीके से कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे अपना हक चाहिए। तो आप प्लीज़ लाइक किया करिए, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन फर्स्ट उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, बी ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम, सी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, या डी ध्रुवी वायुराशि जेट स्ट्रीम। अब इसमें हमें बताना है, पहली बात तो देखिए इन चारों ऑप्शन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई कि उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है ना, ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम। तो इन्होंने पूछा था कि मानसून की उत्पत्ति जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है तो किस प्रकार की, अगर उत्तरदायी है तो इनमें से कौन सी प्रकार की उत्तरदायी वो बताना है। बात करें तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है और यह ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है या रहती है ना। तो बात करें तो सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इसको याद रखना क्योंकि इन सारे नामों के चक्कर में इसमें कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, है ना, क्योंकि नाम लगभग मिलते जुलते रहते हैं तो इसलिए इसमें से मिलते जुलते नाम है तो कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाए, तो इसको याद रखना। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिणी सही क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट ब्राह्मणी, बी कावेरी, सी ताम्रपर्णी एंड 4 वैगई, 5th पेन्नार, 6 सुवर्णरेखा। अब इन्होंने उत्तर से दक्षिण लगाने को बोला कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट तो आपका स्वर्णरेखा आ जाएगी। अब स्वर्णरेखा क्योंकि 2 ऑप्शन में है तो फर्स्ट हो जाएगी स्वर्णरेखा, ठीक है। स्वर्णरेखा के बाद आपकी हो जाएगी ब्राह्मणी, 6 फर्स्ट ब्राह्मणी। इसके बाद में आपकी हो जाएगी पेन्नार, इसके पेन्नार के बाद आपकी कावेरी के बाद वैगई के बाद ताम्रपर्णी। तो फिर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। सेकेंड, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कह रहे असत्य कथन है। ऑप्शन फर्स्ट, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बी, दोनों फर्स्ट तथा सेकेंड। सी, केवल सेकेंड। एंड डी, केवल फर्स्ट। उन्होंने कहा है कि नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। सेकेंड, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा, सत्य नहीं पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए दोनों कथन आपके यहाँ पर सत्य हैं, इन्होंने जो मतलब बताया है। तो ना तो फर्स्ट असत्य है, ना ही सेकेंड। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी ही है, लेकिन इन्होंने कहा कि नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी, इसमें इन्होंने गिरने वाली नहीं पूछा कि कौन सी अरब सागर में सबसे बड़ी गिरती है, इसमें गिरने वाली पूछा और इसमें वहाँ की प्रेजेंट कौन सी बड़ी वो पूछा है। मतलब इसको पहली बार पढ़ने पे लगेगा कि कोई ना कोई तो गलती होगा, क्या पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कयाल से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, उत्तरी सरकार तट पर पाए जाने वाले लेगून। बी, कोंकणी तट पर पाए जाने वाले लेगून। सी, मालाबार तट पर पाए जाने वाले लेगून। एंड डी, कोच्चि तट पर पाए जाने वाले लेगून। बात करें अगर यहाँ पर हम मालाबार तट पर पाए जाने वाले लेगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, है ना। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लेगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। इन्होंने पूछा था क्या तात्पर्य है, तो उसका यही तात्पर्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट, पम्बन द्वीप। बी, नारकोंडा द्वीप। सी, बैरन द्वीप। या डी, एंडरॉड द्वीप। इन्होंने पूछा कौन सी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। बात करेंगे यहाँ पर तो पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तारित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। तो कौन सा हो जाएगा, पम्बन द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना। ऑप्शन फर्स्ट, भुवनेश्वर। बी, पणजी। सी, मुंबई। एंड डी, कोच्चि। और वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना क्यों है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर फैक्ट तो रट सकते हैं बट फिर क्लियर नहीं होगा। देखिए जो स्थान समुद्र एवं भूमध्य रेखा के जितने निकट होगा उसका तापांतर उतना ही कम होगा। तो उस हिसाब से जो जितने स्थान यहाँ पर दिए गए किनारे पर अवस्थित परंतु भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कोच्चि है, अतः कोच्चि का वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा। तो डी हो जाएगा आपका यहाँ पर कोच्चि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट, ताइपे। बी, हांगकांग। सी, बैंकॉक। एंड 4, हनोई। कूट दिया गया ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4। बी, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, 4। सी, थर्ड, फर्स्ट, 4, सेकंड। एंड डी, थर्ड, 4, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, देखिए कई बार तो भारत के बारे में पूछ लेते हैं, अब ये क्योंकि पूरा वर्ल्ड के तरीके पूछ लिया है, ध्यान रखना है। अगर दिल्ली से आप, इन्होंने बोला है कि दिल्ली से टोक्यो तक की, अगर दिल्ली से टोक्यो तक की आप यात्रा करते हो तो दिल्ली से टोक्यो यानी कि जापान तक हवाई यात्रा में हवाई अड्डों का जो सही क्रम होगा, बैंकॉक जो आपका थाईलैंड में पड़ता है, हनोई, हनोई आपका वियतनाम हो जाएगा, फिर हांगकांग, फिर ताइपे, ताइवान। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 3, 4, सेकेंड और फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, मिश्रित कृषि। बी, रोपड़ कृषि। सी, नकदी कृषि। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। बात करें तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है। रोपड़ कृषि की बात करो तो बागवानी कृषि या वैज्ञानिक तकनीक पर की जाने वाली व्यापारिक ढंग की कृषि है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली थी कि आपका अगर एक साथ फसल और फार्म फसल भी उत्पादन किया जाए, पशुपालन साथ में, तो उसको मिश्रित कृषि के अंतर्गत बोला जाता है या कहा जाता है ना, जिसमें आपका कृषि और उसके साथ में फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है। रोपड़ कृषि बागवानी कृषि या वैज्ञानिक तकनीक पर की जाती है, इसकी भी हमने बात कर ली थी। नकदी फसल या कृषि की बात करें तो इसके अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक कृषक मुख्य रूप से धन प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना। लेकिन आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी कि मिश्रित। देखिए कह रहे हैं
कि निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए घाटप्रभा परियोजना, बी शिव समुद्रम परियोजना, सी अलमाटी परियोजना एंड डी तुंगभद्रा परियोजना। बात करें यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश राज्य की मतलब कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इन दोनों के साथ की परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा परियोजना जो है वो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तुंगा एवं भद्रा नदियों के संगम पर कर्नाटक में बांध का निर्माण किया गया है। शिव समुद्रम परियोजना की बात करें तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। अलमाटी परियोजना की बात करें तो अलमाटी आपका कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। घाटप्रभा परियोजना की बात की जाए तो कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी यानी कि तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे कहते हैं डैश। ऑप्शन है बारानी कृषि, बी शुष्क भूमि कृषि, सी आर्द्र भूमि कृषि या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें तो फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे बारानी कृषि कहते हैं। इसे वर्षा पोषित कृषि भी कहा जाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा पोषित कृषि शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बारानी कृषि। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है और ये हुगली नदी की सहायक नदी है। सेकंड, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। कूट दिया ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी दोनों फर्स्ट तथा सेकंड, सी केवल सेकंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम तो उत्तराखंड राज्य से निकलने वाली रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। रामगंगा नदी की लंबाई 596 किलोमीटर है और रामगंगा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी जो कन्नौज के निकट बाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। इन्होंने कहा यहाँ पर कि दाएं तरफ से, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है केवल दाएं और बाएं का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर फिलहाल हमारा ऑप्शन ए ही सत्य होगा क्योंकि सेकेंड आपका असत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन है असम, बी पश्चिम बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी नागालैंड। बात करें अगर यहाँ पर हम तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम भूटान के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं, जबकि भारत और म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करते हैं। इन्होंने पूछा था कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता, वो भी भूटान के साथ। तो भूटान के साथ आपका नागालैंड सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। सेकंड, तमिलनाडु तट पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाये क्षेत्र में स्थित है। कूट दिया ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी दोनों फर्स्ट तथा सेकंड, सी केवल सेकंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही है यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए अति सघन वन जिसका छत मतलब कि जिसका घनत्व 70% और उससे अधिक होता है। सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। तो कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी दोनों फर्स्ट तथा सेकंड, सी केवल सेकंड एंड डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें क्वेश्चन की, अति सघन वन जिसका क्षेत्र घनत्व 70% और उससे अधिक होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य है और देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। आंसर की बात करें तो बी आपका सही हो जाएगा यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है डैश। ऑप्शन है ट्रांस तथा वृहद हिमालय को, बी मध्य तथा शिवालिक हिमालय को, सी वृहद तथा मध्य हिमालय को या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर हम तो मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है। यह मध्य तथा शिवालिक हिमालय को अलग करता है। तो बात करें तो आपका हो जाएगा मध्य तथा शिवालिक हिमालय यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया है ना, कुछ चीजें और भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित
राज्यों के युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश, बी कोपली परियोजना असम, सी दोयांग परियोजना मणिपुर एंड डी रंगीत परियोजना सिक्किम। अब बात करें आपको, एक ये नदी का नाम भी है रंजीत या रंगीत, ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, तो दोयांग परियोजना आपके नागालैंड में स्थित है। तो जो दोयांग इन्होंने दिया है मणिपुर, ये मणिपुर में नहीं स्थित है बल्कि ये आपका नागालैंड में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और इन्होंने गलत क्वेश्चन, मतलब इन्होंने पूछा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन ही सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपकी सही है, पाके परियोजना, कोपली परियोजना और रंगीत परियोजना, ये सभी आपकी सही सुमेलित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। कारण आर कह रहे हैं कि मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्र 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। करें नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें तो आपका अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या भी करता है, विच मीन्स कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर कथन कहा गया वो आपके दोनों ही फैक्ट यहाँ पर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी एक युग्म सही सुमेलित नहीं, वो पूछ रहे हैं। ये स्थान है और ये नदी है। ऑप्शन ए ओरछा बेतवा नदी, बी बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, सी फिरोजपुर गंगा नदी एंड डी अयोध्या सरयू नदी। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है ध्यान करके। तो देखिए फिरोजपुर अगर बात करें तो ये आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है, तो यही आपका गंगा नदी के किनारे नहीं बल्कि ये आपका सतलज नदी के किनारे है। और क्योंकि गलत पूछा था कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपका ओरछा हो गया, बेतवा नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन है रावी, बी ब्यास, सी सतलज एंड डी चिनाब। अब बात करें यहाँ पर तो सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकसताल तिब्बत से निकलती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्यास नदी की बात करें तो ये आपकी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। रावी आपकी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब की बात करें तो ये आपकी चंद्र तथा भागा नाम की दो सरिताओं के मिलने से बनी है। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा आपका सतलज। सतलज आपकी मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है, राकसताल मतलब तिब्बत से निकलती है और ये आपके हिमालय को काट के सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है ना। पहले नहीं करती है, पहले आपकी तिब्बत से निकलती है, फिर बहते हुए फिर ये प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट मेहसाना, बी ल्यूनेस, सी बोरहुल्ला, 4 नवागांव एंड डी 5 कलोल। करें उपरोक्त तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा से गुजरात में स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एवं फिफ्थ, बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ, सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ एंड डी उपरोक्त सभी। बात करें अगर यहाँ पर हम कि कौन सा से गुजरात में स्थित है, इन्होंने पूछा है। देखिए बोरहुल्ला तेल क्षेत्र नागालैंड एवं असम की सीमा पर स्थित हुए है, तो यानी कि आपका जो इन्होंने पूछा है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एवं फिफ्थ। ठीक है, सेकेंड बोरहुल्ला जो है वो आपका नागालैंड एवं असम की सीमा पर लगा हुआ है, ये आपका गुजरात में नहीं है। बाकी मेहसाना, ल्यूनेस, नवागांव, कलोल ये सभी आपके गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमालय निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है वुलर झील, बी नैनीताल, सी भीमताल एंड डी राकसताल। अब यहाँ पर बताना है कि हिमानी मतलब बर्फ की निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। बात करें तो आपका नैनीताल, भीमताल, राकसताल हिमानी या हिमनद के अपर्दन से बनी झील है। वुलर झील आपकी विवर्तनिक झील का उदाहरण है। इस प्रकार की झील का निर्माण धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। जैसे कई जगह पर देखो ना, आपको बताया जाता है ना, जब प्लेटों का धंसने वाला कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो कभी बीच की जैसे ऐसे रहती है ना, 2 प्लेटें ऐसे रहती हैं,
है ना। तो इसमें से कभी कभी ये बीच का ऑप्शन जो रहता है वो नीचे को आ जाता है, कभी कभी ये साइड वाले नीचे आ जाते हैं और ये ऊपर ऐसे उठ जाता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो वूलर झील आपका किसका, ये हिमानी या हिमनद का वो है, उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। कारण आर कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत अधिक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम अभिकथन ए सही है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, यह एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। कारण आर असत्य है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बहुत कम है। कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में इनकी संख्या 0 है। तो बात करें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। और वैसे भी जनसंख्या का खास यहाँ पे लॉजिक बनेगा ही नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉजिक बनेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कोई जनसंख्या का लेना देना, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्चुअल अगर हमने जो पढ़ा है कि अनुसूचित जनजातियां किधर कहाँ रहती है ज्यादा, तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य नहीं है। ऑप्शन है महान हिमालय मध्य हिमालय तथा शिवालिक की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना हुआ है। कूट है ऑप्शन ए तथा ऑप्शन ए केवल ए, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब इसमें से सत्य नहीं है वो बताना है। देखिए महान हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे उत्तरी भाग है, इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, ना कि बेसाल्ट का। बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर असत्य है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि सत्य नहीं है, तो बी आपका यहाँ पर सत्य नहीं है क्योंकि ये इन्होंने बोला है कि क्रोड बेसाल्ट का बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ है। ऑप्शन ए रोजवुड, बी सिनकोना, थर्ड खजूर एंड फोर्थ महोगनी। कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड तथा 4, सी सेकंड थर्ड और 4 एंड डी फर्स्ट तथा 4। बात करें अगर यहाँ पर हम तो सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में उगते हैं और ये जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचती है। सदाबहार वन में रोजवुड, अबोनी, महोगनी, रबर, सिनकोना प्रमुख वृक्ष हैं। बात करें कि इसमें से आंसर की तो फर्स्ट, सेकंड और 4 आपका हो जाएगा। खजूर आपका शुष्क क्षेत्र का है, ना कि सदाबहार वन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया। ऑप्शन है एस्टोनिया ने, बी लातविया ने। बात करें जून 2023 में यूरोपीय देश एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया है और यह कानून जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। बात करें यहाँ पर आंसर की तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एस्टोनिया। ठीक है, देखिए वो टेस्ट सीरीज में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के दिए हुए हैं, तो मैं चाह रही थी कि अभी वो ना ही पढ़े तो ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर 8 महीने का इनफ आता है। 1-1.5 साल का कभी कुछ ऐसा हो तो पूछ लेते हैं। तो ये लगभग 20 से 25 क्वेश्चन समथिंग हैं, ज्योग्राफी के ही हैं जहाँ तक, इंडियन ज्योग्राफी। तो मैंने सोचा इनको देख लेते हैं, है ना, क्योंकि नई टेस्ट सीरीज खोलने का मतलब है कि उसके क्वेश्चन लगभग उतने ही कराने चाहिए, है ना। अगर 50 क्वेश्चन ना हो पाए तो फिर वो टेस्ट सीरीज बेकार रहता है। तो मैंने सोचा इनको तब तक देख लेते। ये कुछ कलर से पॉइंट है। मेरे यहाँ कुछ छोटे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की नाकाम कोशिश करते हैं, वो भी सोचते हैं कि लाओ हम भी कुछ कथन देखें क्या सही हो सकता है, तो उसी के कुछ पॉइंट आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन थे तो हमने सोचा इसको इसी में इंक्लूड कर लें और कंफर्म मतलब कि खत्म कर लें, फिनिश कर लें। देखिए कह रहे हैं कि लौ अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है। ऑप्शन है धारवाड़, बी गोंडवाना, सी विंध्य एंड डी कटप्पा। बात करें अगर अब हम यहाँ पर देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम इसलिए खास है क्योंकि यह भारत की पहली रूपांतरित तलछटी चट्टानें हैं। इन्हें धारवाड़ प्रणाली नाम दिया गया क्योंकि इनका अध्ययन सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में किया गया था, लेकिन वे अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, दिल्ली और हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। बात करें धारवाड़ की तो धारवाड़ की चट्टानों में लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी
सभी प्रचुर मात्रा में है। आर्कियन प्रणाली की चट्टानों के क्षरण और अवसादन के परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना 7th या 8th में, तो ये इतना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि धारवाड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में कॉपरफील्ड, सूची सेकंड में राज्य है। ऑप्शन ए चंद्रपुर महाराष्ट्र, बी हसन आंध्र प्रदेश, सी खम्माड़ राजस्थान एंड डी खेतड़ी कर्नाटक। अब यहाँ पर हमको इसको मिलान करना, फिर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बात करें यहाँ पर विद्युत उद्योग में तार विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने के लिए तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है। भारत एक गरीब देश है और तांबे के भंडार और उत्पादन के संबंध में बात करें तो प्रमुख तांबा अयस्क भंडारक पर सिंहभूम जिले झारखंड, बालाघाट जिले मध्य प्रदेश और झुंझुनू तथा अलवर जिले राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंघाना बेल्ट सबसे महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है। देश में तांबे के अयस्क का उत्पादन हमेशा हमारी आवश्यकताओं से कम होता है और भारत को अन्य देशों से तांबा आयात करना पड़ता है। कुल मिला के इन्होंने सारी चीज़ बता दी। आप अगर राज्य के हिसाब से जाएंगे तो कंफर्म रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कूट मिलाएंगे तो A1 मतलब चंद्रपुर महाराष्ट्र। ठीक है, चंद्रपुर महाराष्ट्र। हसन आपका हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद में बात करें खम्माड़ की, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और खेतड़ी की बात करें तो ये हो जाएगा राजस्थान। जो ये टिक लगा है फिलहाल ये सही है, तो ये हमारा कूट की सहायता से सही आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ड्राइंग यहाँ पर भी बनी हुई है। क्वेश्चन है कि बुनाई, किरुबुरु, नोवामुंडी खदानें किस खनिज से संबंधित है। ऑप्शन है तांबा, बी मैग्नीज, सी लौह अयस्क एंड डी बॉक्साइट। बात करें तो यहाँ पर फिलहाल आपका लौह अयस्क से ही ये तीनों संबंधित है। बुनाई, किरुबुरु, नोवामुंडी की खदानें। ठीक है, लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के करीब होती हैं। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ठीक है, कुछ चीज़ और अच्छे से दी गई है। हम जब आंसर भेजेंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। सेकंड, मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो वैसे तो मैग्नीज के भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है। तो बात करें तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन है कोकिंग कोल, सेकंड डोलोमाइट, सी थर्ड जिंक एंड 4 क्रोमियम। कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। और कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी केवल सेकंड, थर्ड और 4, सी केवल फर्स्ट, थर्ड और 4 एंड डी केवल फर्स्ट, सेकंड और 4। बात करें अगर यहाँ पर हम तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि आपका कोकिंग कोल, ठीक है, डोलोमाइट एंड क्रोमियम। जिंक का प्रयोग नहीं होता बल्कि क्रोमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कोलार गोल्ड फील्ड, सेकेंड हट्टी गोल्ड फील्ड एंड थर्ड रामगिरी गोल्ड फील्ड। कह रहे उपरोक्त में से कौन सा गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है या कर्नाटक में। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बात करें यहाँ पर हम तो सोना एक बहुमूल्य धातु है और यह स्वर्ण धातु में पाया जाता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। देश में 3 गोल्ड फील्ड हैं, अर्थात कोलार गोल्ड फील्ड कोलार जिला रायचूर जिले में, हट्टी गोल्ड फील्ड दोनों कर्नाटक में है। आंसर की बात करें तो आपका फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है और कोलार गोल्ड फील्ड में सोने का भंडार लगभग 80 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है और यह क्षेत्र अभी भी भारत में सोने का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है ना। जो इन्होंने ये रामगिरी गोल्ड फील्ड के बारे में बताया तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती। ऑप्शन है बेटवा, सेकंड महानंदा, सी गोमती एंड डी घाघरा। तो यहाँ पर महानंदा नदी एक सीमा पार नदी है जो नेपाल में हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में विलय
से पहले भारत के बिहार राज्य से होकर बहती है। महानंदा का कुल जल निकासी क्षेत्र 20,600 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 11,530 वर्ग किलोमीटर भारत में है। महानंदा की मुख्य सहायक नदियां बालासन, मेची, कंकई और कालिंदी नदी हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, महानंदा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। सेकंड, ये काफी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम पर्वतीय ढलानों या नदियों के किनारों पर चट्टानों, मिट्टी या मलबे के ढेर का नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही। सबको पता है कि इसके खास क्या कारण है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है। ऑप्शन है अंटार्कटिका प्लेट, बी नजका प्लेट, सी अरेबियन प्लेट एंड डी फिलीपीन प्लेट। अब इसमें से कौन सी छोटी प्लेट नहीं, इसका मतलब बड़ी प्लेट है। इसमें बात करें तो प्रमुख प्लेटें आपकी इस प्रकार है, अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें, उत्तरी अमेरिकी प्लेट जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियाई द्वीप इसकी सीमा निर्धारण करते हैं। बात करें आपकी तो अंटार्कटिका प्लेट जो है ये आपकी छोटी प्लेट नहीं है। ठीक है। और भी अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं डीपली, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। ऑप्शन है सतलज, सेकंड गंगा, सी नर्मदा एंड डी तापी। सरदार सरोवर बांध के बारे में बात हो रही है तो ये आपका नर्मदा नदी पर, गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बना है एक ग्रेविटी बांध है। यह बांध मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर सिंचाई और जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए निर्मित किया गया था। इस परियोजना की शुरुआत आपकी 1979 में मुख्य रूप से हुई थी। तो बात करें तो आपकी नर्मदा नदी यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।